वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कविता। कविता को क्या कहा जाता है? पद्य। और इस पद्य का शीर्षक है शाम एक किसान। और शाम एक किसान इस कविता का यह सेशन नंबर 1 है। शाम एक किसान इस कविता के कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सबसे पहले हम कवि का जीवन परिचय देखते हैं। जन्म कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती नामक गांव में हुआ था। इनका शिक्षा वाराणसी तथा प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने अपना शिक्षण पूर्ण किया था। कार्यक्षेत्र का अर्थ क्या होता है कि उन्होंने कौन कौन से क्षेत्र में कार्य किया है। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इन्होंने अध्यापन के क्षेत्र में तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य किया है और इनका मृत्यु 24 सितंबर 1983 को हुआ था। अब और थोड़ा विस्तार से हम कवि का परिचय देखते हैं। कवि सर्वेश्वर दयाल इन्होंने कविता तो लिखी ही, इसके अलावा इन्होंने उपन्यास, बाल साहित्य, नाटक भी लिखे हैं। इनके प्रमुख कविता संग्रह कुछ इस प्रकार है। कांट की घाटियां, गर्म हवाएं, एक सुनी नाव, जंगल का दर्द, खुटियों पर टंगे लोग। इनके उपन्यास का नाम है उड़े हुए रंग। इन्होंने बाल साहित्य भी लिखा है। बाल साहित्य का अर्थ इसके पहले बहुत सारे पाठों में और कविताओं के साथ मैंने आपको बताया था। बाल साहित्य मतलब आपके जैसे बच्चों के लिए विशेष रूप से लिखा गया साहित्य। इसमें है भो भो, लाख की नाक, बत्ता का जूता और महंगू की टाई। इन्होंने एक बकरी नामक नाटक भी लिखा है। अगर आपको कवि की यह कृतियां पढ़ने को मिलें तो आप उसे अवश्य पढ़िए। कवि सर्वेश्वर दयाल इनको सम्मान के रूप में पढ़ते हैं। कविता संग्रह जो है उनका खुटियों पर टंगे लोग, इस कविता संग्रह के लिए कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसके साथ साथ उन्हें अनेक प्रतिष्ठित सम्मान तथा पुरस्कार भी मिले हैं। अब देखते हैं शाम एक किसान इस कविता का सारांश। शाम एक किसान इस कविता के शीर्षक में देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा शीर्षक पर डिस्कस करते हैं। शाम एक किसान। अब आप लोग क्या समझेंगे कि एक किसान है जिसका नाम शाम है, यह हो सकता है? नहीं। अगर हम टाइटल को देखते हैं तो हम उसके टाइटल से हम अंदाजा लगा लेते हैं ऐसे, लेकिन कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इन्होंने एक किसान के रूप में शाम का वर्णन किया है, अर्थात शाम का चित्रण उन्होंने किसान के रूप में किया है। तो कवि ने यहाँ पर एक किसान की तुलना शाम,
पहाड़ इससे के हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है तथा पहाड़ को एक किसान के रूप में मानते हुए जिस प्रकार किसान जो सजीव है, मानव है और उसके जैसा उन्होंने वर्णन पहाड़ का किया है। तो सबसे पहले हम कविता को सस्वर पढ़ते हैं। शाम एक किसान कविता कुछ इस प्रकार है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले जैसा। कविता का पहला स्टांजा हमने पढ़ लिया। अब कविता का दूसरा स्टांजा अर्थात काव्यांश पढ़ते हैं। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। तो इस प्रकार हमने कविता का सस्वर वाचन कर लिया। कविता के कुल मिलाकर 2 स्टांजा है। इसे हम पद्यांश या काव्यांश कहते हैं। तो सबसे पहला जो कविता का पहला काव्यांश है उसको हम विस्तार के साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कविता का पहले काव्यांश को विस्तार के साथ पढ़ते हैं। कविता का शीर्षक हमने देखा क्या है, शाम एक किसान। तो शाम एक किसान इस कविता के माध्यम से कवि ने शाम के प्राकृतिक वर्णन किया है। शाम अर्थात संध्या का समय। लेकिन कवि ने एक किसान की तरह इस शाम का वर्णन किया है। कवि ने क्या कहा है? आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से शब्द कठिन लग रहे हैं हमें। आकाश का साफा, उसके बाद सूरज की चिलम। अब देखिए, जिस प्रकार शाम के समय पर अपना काम धाम खत्म कर एक किसान निश्चिंत होकर बैठता है और वो क्या करते हैं, किसान लोगों को अधिकतर चिलम ओढ़ने की आदत होती है। तो उसे किसान का वर्णन वह किसके साथ कर रहा है? पहाड़ के साथ। देखो कवि क्या कहना चाह रहे कि जो पहाड़ है वह एक किसान की भांति, किसान की तरह बैठा हुआ है। और जिस प्रकार किसान या आम लोग क्या करते हैं, साफा बांधते हैं। तो साफा का अर्थ क्या हुआ? पगड़ी। साफा का अर्थ क्या हुआ? पगड़ी। देखो यहाँ चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है कि किसान ने अपने सिर पर पगड़ी बांधी हुई है। तो जिस प्रकार किसान अपने सिर पर पगड़ी बांधकर बैठता है, उसी प्रकार कवि क्या कह रहे हैं कि वह पर्वत जो है वह भी किसान की तरह, किसान की भांति बैठा हुआ है। और जिस प्रकार किसान ने अपने सिर पर साफा अर्थात पगड़ी बांधे कर बैठा है, उसी प्रकार पर्वत, पहाड़ क्या किया है? उसने किसका साफा बांधा है? पूरे आकाश का। तो आकाश रूपी साफा या पगड़ी पहाड़ ने अपने सिर पर बांधा हुआ है। और सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। तो देखो जिस प्रकार
चिलम, चिलम का अर्थ क्या होता है कि पुराने लोग, पुराने समय में आपके घर में भी अगर आप गांव में गए होंगे तो आपके नाना दादा बताते होंगे। तो चिलम यह तंबाकू रखने की एक वस्तु होती है जिसमें तंबाकू को जलाकर आग लगाकर वह उसका उपयोग किया जाता है। तो किसान वह क्या कर रहा है कि चिलम खींच रहा है, लेकिन कवि क्या कल्पना कर रहे हैं कि जो पहाड़ है उसने किसान की तरह आकाश रूपी पगड़ी साफा अपने सिर पर बांधा हुआ है और वह भी सूरज रूपी चिलम, सूरज का चिलम बनाकर खींच रहा है। और इस प्रकार पहाड़ बैठा है, लेकिन किस तरह? घुटनों पर। कि देखिए, आपने देखे होंगे कि जो किसान होते हैं वह घुटने पर बैठते हैं और उन्होंने जैसे कि अपने शरीर पर घुटनों से एक चादर, सफेद रंग की चादर ओढ़ी हुई है। तो उसी प्रकार देखो, हम देखते हैं पहाड़ जो होते हैं, उसमें पहाड़ों के बीचों बीच नदी बहती है ना, देखा है ना आपने? हमेशा ऐसे चित्र देखने को मजा आता है। गांव में भी अगर हम जाते हैं तो बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में से वो नदी बहती हुई हमें दिखाई देती है। तो उसी प्रकार पहाड़ों के कवि का कल्पना कर रहे हैं कि पहाड़ भी घुटनों पर बैठा हुआ है और उसके बीचों बीच से जो सफेद रंग की नदी बह रही है वह चादर से समान पड़ी हुई है। आगे कवि की कविता की पंक्तियां हैं। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। तो देखो कवि क्या कह रहे हैं कि पास ही दहक रही है, दहकना मतलब सुलगना या जलना। अंगीठी, अंगीठी में आग जलाने की वह वस्तु होती है। तो उस पहाड़ के समीप ही क्या है? पलाश के जंगल। अब पलाश क्या होता है कि लाल रंग के फूल होते हैं और पलाश के जंगल में वो लाल रंग के फूल कैसे दहक रहे हैं? अग्नि के समान, आग के समान दहक रहे। तो इस प्रकार अंधकार दूर पूर्व में, और इस प्रकार यह शाम होने की सूचना मिल रही है कि पूर्व में अंधकार छा गया है और सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। गल्ले, गल्ले का अर्थ होता है समूह या झुंड। और फिर भेड़े सारे, देखो गांव में जाते हैं शाम को, सारे जो भेड़े होते हैं, जानवर होते हैं, झुंड में रिटर्न अपने घर वापस जाते हुए हमें दिखाई देते हैं, इकट्ठा हुए हुए। तो उसी प्रकार क्या हो रहा है कि भेड़ों के समूह, झुंड इकट्ठा होकर जाते हुए कवि को प्रतीत हो रहे हैं। अब देखते हैं कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्दार्थ। साफा, पगड़ी, चिलम जिसमें तंबाकू रखकर आग भरी जाती है। देखो यहाँ पर मैंने आपको चित्र के द्वारा चिलम कैसी होती है दिखाने की कोशिश की है। साफा, साफा का अर्थ क्या होता है? पगड़ी, चिलम। दहकना, दहकना जलना, सुलगना। पलाश, लाल रंग के फूल होते हैं, आपने देखे होंगे यह फूल। आज भी अगर जंगल में नहीं, लेकिन बहुत से गांव के सड़कों पर यह पलाश के वृक्ष हमें दिखाई देते हैं। अंगीठी, जिसमें आग जलाई जाती है। तो वह पलाश के जो फूल है वह इस आग की तरह वह जंगल में दिखाई दे रहे। पूर्व, पूरब। सिमटा, इकट्ठा। गले, समूह, झुंड। अब देखते हैं इन कविताओं की जो पंक्तियां पढ़ी उनके प्रसंग और सरलार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से संकलित कविता शाम एक किसान नामक कविता से उद्धृत है, अर्थात ली गई है। और इस कविता के रचयिता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इन पंक्तियों में उन्होंने जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है। व्याख्या।
व्याख्या का अर्थ क्या होता है? सरल अर्थ या भावार्थ। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ पर बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे सांपे की समान दिखाई दे रहा है। पहाड़ के नीचे बहती हुई घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान दिखाई दे रहे, तथा पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठे भेड़ों जैसा और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य बड़ा ही शांत है। अभी देखते हैं इस पंक्तियों की विशेषता क्या है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है कि देखो, इसके पहले भी हमने बहुत सारी कविता पढ़ी है जिसमें कवियों ने प्रकृति का मानव के सादृश्य वर्णन किया है, उसे हम क्या कहते हैं? मानवीकरण। नदी चादर सी, भेड़ों के गल्ले सा, इन कविता के पंक्तियों में उपमा अलंकार है। तो बच्चों, इस भाग में हमने कविता के पहले काव्यांश को विस्तार के साथ पढ़ा। अब कविता के अगले काव्यांश को विस्तार के साथ पढ़ेंगे इसके अगले भाग में। तो मिलते हैं इसके अगले भाग में।